सर्वेंद्र कुमार। ठीक है, मैं आपके सामने एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर कंटेंट करके टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और दोस्त लोग देख रहे हैं, कृपया इसको कोशिश करेंगे कि जितना भी ढेर सारा अपना प्यार दे सकते हैं वो देते रहें, बनाए रखें। अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहा तो कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपका एक टॉपिक शुरू कर रहा हूं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक टॉपिक है वैद्युत आवेश, जबकि ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर माना गया है, जिसको हम फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यह जो है यह स्थिर वैद्युतिकी नामक पाठ से लिया गया है, जो कि एनसीईआरटी में स्थिर वैद्युतिकी कहा गया है। एनसीईआरटी में जो स्थिर वैद्युतिकी है उसकी परिभाषा है कि अगर आपसे कोई कह दे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, क्योंकि आपसे जब पूछा जाएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा कि वैद्युत आवेश क्या है, पहले आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ये जो इलेक्ट्रो का तात्पर्य है इससे है इलेक्ट्रिक से, और इलेक्ट्रिक का तात्पर्य है चार्ज से, और चार्ज को हम लोग लिखते हैं सिंबल में Q। और स्टैटिक का मतलब है तात्पर्य स्टेट से, अर्थात स्टेट इसका जो होगा वो रेस्ट होगा, रेस्ट का मतलब स्थिर होगा। तो जिसका तात्पर्य अगर कोई कहे कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। सीधी भाषा में हम बता सकते हैं, कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर चार्ज को आपको लेकर कहीं नहीं जाना है। चार्ज कहीं एक जगह स्थिर कर देना है, और इस पॉइंट के समक्ष आप चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की तरह हम लोग समझे, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो आप देखेंगे वो कभी पास नहीं आना चाहेंगे, हमेशा क्या करते हैं, दूर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो सदैव वो पास आना चाहते हैं। तो इससे हम लोग को एक चीज पता हो रहा है कि मैं इसको कहीं इधर उधर नहीं ले जा रहा हूं, ये कांस्टेंट है, रेस्ट में पड़ा है। तो जिसमें चार्ज रेस्ट रहता है, मतलब चार्ज जो है, आवेश जो है, ये स्थिर रहता है, तो उसी को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत आवेश। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में बोलते हैं गॉसेस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें आपका पहला टॉपिक वैद्युत आवेश। तो अगर कोई पूछे कि वैद्युत आवेश क्या है, तो वैद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है, ये प्रॉपर्टी बताता है, ना कि ये रियल में इसकी कोई डिफिनीशन वैसे बनाएंगे। ये एक गुण के बारे में बताता है, गुण से इसकी डिफिनीशन उठाई गई है, क्योंकि यह क्या करता है, विद्युतीय और चुंबकीय बल के प्रभाव का अनुभव करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि विद्युतीय, जैसे तार है, अब तार में अगर करंट फ्लो हो रही है तो तार में करंट फ्लो होने के कारण उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, लेकिन उस तार में उसके तार का अगर ऊपरी हिस्सा निकाल दें, मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल तार है, इस तार में ये जो आपका ऊपरी हिस्सा लगा है ये आपका इंसुलेटर है, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको स्विच में लगा दूं तो यहां से जो धारा बहती है इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। वो हो सकता है कि कुछ दूरी तक हो सकता है ज्यादा हो। तो इसके द्वारा जो प्रभाव इसमें उत्पन्न हो रहा है कि यहां तक आप ले गए हाथ को, जैसे वायर है, वायर के संपर्क में आप यहां तक हाथ ले गए, आपको करंट नहीं लगा, यहां ले गए नहीं लगा, यहां ले गए नहीं लगा, लेकिन जहां से आपके हाथ में झुंझुनी या खिंचाव या दूर जाने की घटना देखने को मिले, वहां समझ जाइए कि वहां से इसका प्रभाव शुरू हो गया। लेकिन इसमें इंसुलेटर लगा है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये आचालक है, जिसमें आपकी धारा आर पार नहीं हो सकती, इसका प्रभाव बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम तार को पकड़ भी लेते हैं तो हमको करंट नहीं मारता। लेकिन अगर हम यही चीज इंसुलेटर इसका हटा दें तो शायद हमें यह करंट मार सकता है। क्यों?
क्योंकि उसमें विद्युतीय गुण है, क्योंकि उसमें विद्युतीय गुण है। लेकिन आप चुंबक में कभी देखिएगा तो चुंबक में कोई करंट नहीं फ्लो होता, लेकिन उसमें बात क्या है, उसमें खासियत ये है कि कोई भी जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ तो जाती हैं, लेकिन साउथ से फिर पुनः नॉर्थ में चली आती हैं। लेकिन आवेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा इसमें यह है कि अगर एक बार करंट चला गया तो जब तक करंट जाएगा तब तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन जिस समय इसमें करंट जाना बंद हो जाता है तो ये अपना प्रभाव भी दिखाना बंद कर देता है। लेकिन चुंबक ऐसा कुछ नहीं करता है। चुंबक हमेशा नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ आता रहता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू बने होने के कारण वह अपना प्रभाव लगातार बनाए रखता है। चाहे हम आज देखें और चाहे 10 साल बाद चुंबक को उठाएं, तब भी वही घटना हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आज आकर्षण ज्यादा हो रहा है तो 10 दिन बाद उठाएंगे तो उसका आकर्षण कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसी का जो अध्ययन है, उसके प्रभाव का जो अनुभव हम लोग करते हैं, वही हम लोग का वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश एक प्रकार के गुण के ही बारे में बताया गया है। अब रियल में अगर हम लोग बात करें तो ये जो वैद्युत आवेश है आपका, इसको हम लोग बात करें तो किससे लिखते हैं, तो इसको हम लोग सिंबल में Q से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, Q से व्यक्त करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वैद्युत आवेश किससे लिखा जाता है तो आप कहेंगे Q से। Q इज इक्वल टू होता है IT। क्यों IT लिखते हैं, क्योंकि I धारा है। मैंने अभी को बताया तार में प्रवाहित, जैसे ये तार है, इसमें प्रवाहित होने वाली क्या है, धारा, और ये कुछ कंटिन्यू समय के साथ ये बदलता रहेगा कि 1 मिनट में मान लो 1 एम्पियर गया, मान लो 1 मिनट में 1 एम्पियर धारा गई, या हो सकता है कुछ गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि धारा के साथ साथ टाइम का होना जरूरी है, तभी आपका आवेश होगा। तो इसीलिए Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, IT। I धारा, T समय है। अब हम लोग यहां पर बात करें तो आप जानते हो कि अगर मैं धारा का मान बढ़ाऊं तो भी आवेश का मान बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ा दूं तो आवेश का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल में भी I लिख सकता हूं, क्योंकि जब कहीं भी चीज प्रोपोर्शनल वाली साइन आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये बढ़ाने से ये बढ़ेगा। मतलब तात्पर्य ये रहता है कि कोई भी चीज, जैसे अभी धारा का मान 1 एम्पियर की है तो आवेश का मान कुछ रहा होगा, और ज्यादा कर दोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा कर दो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब I का मान बढ़ाने से आवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगली चीज बात करें तो इसके मात्रक पर आ जाइए। इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक आप लोग जानते हैं कि सन 1750 में आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 भागों में बांट दिया था, धनावेश और ऋणावेश। जबकि सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इसकी पूर्ण व्याख्या कर दी, इसीलिए इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक कूलाम कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इंग्लिश में कूलॉम्ब लिखते हैं, शॉर्टकट में C लिखते हैं। हम लोग आगे देखें तो इसी का एक मात्रक और भी है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एम्पियर, और ये समय का मात्रक सेकंड, तो क्या बन जाएगा, एम्पियर सेकंड। शॉर्टकट में AS भी लिख सकते हैं। ये आपके MKS सिस्टम में कहा जाता है, चाहे MKS कहे या फिर SI सिस्टम कहे। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट, मतलब चौथी इकाई बोली जाती है। अगली चीज हम बात करें तो इसकी CGS में यूनिट है। CGS में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। अगर CGS में आवेश के मात्रक की बात की जाए, स्टेट कूलम, या शॉर्टकट में हम लोग ESU भी लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। एक ESU में आपके 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे यूनिट भी यहां पर हैं जिनकी गणना हमारे किताबों में नहीं की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अपने घरों में नापतोल के लिए कहीं सेई मानी पसेरी तो नहीं लिखा है ना, लेकिन हम लोग तभी बना लेते हैं कि 16 सेई बराबर 1 मानी या इतना पसेरी, जबकि ये कहीं पद्धति में नहीं है, ना MKS में है, ना CGS में है, और ना ही FPS में है, लेकिन हम लोग उसकी पद्धति का नाम दे दिए हैं, अपना खुद ही मात्रक बना लेते हैं। वैसे इसका भी एक मात्रक ऐसा है जिसका है फैराडे। क्या है, फैराडे। एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितने कूलम के बराबर, 96,500 कूलम के बराबर।
ये जो आपका होता है फैराडे, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर कोई आपसे पूछे, यहां से 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के बनते हैं कि सबसे छोटा मात्रक बताइए, तो ESU या फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। इसीलिए आप देखेंगे इसका कहीं भी बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, जल्दी यूज होता नहीं है। इसको ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इस टाइप में यूज कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करें तो ये जो राशि है, इसको रब कर देना, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसका राशि कौन सा है, ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। राशि ये बताता है कि उसकी दिशा निश्चित है या नहीं है। यहां से एक चीज तो क्लियर है कि राशि में 2 है, या तो सदिश या तो अदिश। तो आप जानते हैं राशियां जो थी ये भौतिक राशि के प्रकार है। भौतिक राशि किसे कहेंगे, मतलब ऐसी राशियां जिसका मापन हो सके, वो भौतिक राशि है। जैसे हम लोग कुछ चीजों का मापन कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तो आज चीजों का मापन कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहते हैं कौन चीज का मापन नहीं कर पाएंगे, किस चीज का मापन नहीं कर पाएंगे, तो आप कहेंगे सुख, दुख, ये सब कहाँ मापन होगा। क्रोध, प्रेम, आपसे हमारा कितना प्रेम है ये कौन माप सकता है। आप जितना स्नेह देंगे वो कोई माप सकता है, नहीं माप सकता। सुख, दुख, ये सब कोई नहीं माप सकता। तो ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशि नहीं है। लेकिन जिसका मापन हो जाए वही भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि में 2 राशियां बढ़ती हैं, एक सदिश, एक अदिश। सदिश राशि का मतलब यह होता है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा आप 2 किलोमीटर पूरब की ओर चले जाए, तो 2 किलोमीटर मैंने आपको दे दिया और पूरब दिशा भी दे दिया, तो यह सदिश हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं 2 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो ना तो डायरेक्शन है कि पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, कहां जाऊं, तो इसके लिए आपका अदिश हो जाएगा। क्योंकि अदिश मतलब जिसकी दिशा नहीं, तो जिसमें दिशा नहीं वो अदिश हो गया, और लेकिन जिसमें दिशा है वही तो सदिश है। तो ये बताओ क्या आवेश की कोई दिशा है। मैंने 2 पदार्थ अगर आपस में रब्ड किया, आप लोग खुद ही बताएंगे, ये मैंने 2 पदार्थ आपस में रगड़ा, तो कोई पता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएंगे या फिर इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ये तो कोई पता नहीं है। तो जब ये चीज आप नहीं पता लगा सकते तो दिशा ही तो निश्चित नहीं हुई, और अगर दिशा निश्चित हो गई होती तो ये सदिश हो गया होता। लेकिन दिशा निश्चित नहीं है, पता नहीं इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसीलिए हम इसको कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि, तो वैद्युत आवेश जो है ये अदिश राशि है। इसकी बीमा की बात करें तो इसकी जो बीमा होती है, आप जानते हैं धारा को बीमा में हम लोग एम्पियर, मात्रक एम्पियर है, बीमा में भी ए लिखते हैं, और टी का टाइम मीन समय, तो उसका कैपिटल में लिखते हैं कैपिटल टी, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एटी। यह आपका वैद्युत आवेश का ये चीज हो गया डिफिनीशन। पढ़ाओ ना। अब देखिए वैद्युत आवेश के बाद अब हम लोग आते हैं वैद्युत आवेश के कुछ गुण। अब वैद्युत आवेश का जो गुण है, इसमें हम सबसे पहले, चलिए आपका इसमें सबसे पहले टॉपिक है कि वैद्युत आवेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैद्युत आवेश के प्रकार, सबसे पहले इस पर आते हैं, वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर आपसे कोई पूछे किस वैज्ञानिक ने इसको बांटा था, तो आप कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1750 ईस्वी में वैद्युत आवेश को 2 भागों में बांटा। और ये बांटे किसके आधार पे थे, ये एक बांटे जिसको हम कहते हैं धनावेश, एक बांटे जिसका नाम है ऋणावेश। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो उठाया गया, वो एक तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था 2500 वर्ष पहले, और उसके बाद लगभग 2000 वर्षों तक आवेश की कोई चर्चा नहीं हुई। उसके लगभग 500 ईसा पूर्व पहले गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बाद में इसको पुनः व्याख्या किया। तो इनका उदाहरण और इनका उदाहरण इसी आवेश में लिया जाता है। जबकि
खोज और डिवाइडिंग जो बांटी गई है, जो बांटने वाला बात है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। तो इसीलिए अगर आपसे ये कोई पूछे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के, तो 2। किसने बांटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब बांटा? 1750। कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। अब ये जो वैज्ञानिक है, ये थेल्स, ये यूनानी वैज्ञानिक है, यहाँ के नहीं है, ये सब यूनानी वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले आवेश के बारे में बताया, नहीं तो पहले किसी को आवेश के बारे में ज्ञान नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे कि धनावेश क्या होता है। तो देखिए, धनावेश का एक सिंपल सा तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आपको बताना है कि धनावेश क्या होता है, तो आप हेडिंग डालेंगे धनावेश। इंग्लिश में बोलते हैं, अगर मैं इसको 2 भागों में तोड़ लूं तो ये टूटेगा धन प्लस आवेश, धन प्लस आवेश, तो धनावेश। मतलब धनावेश। अब धनावेश में क्या होगा, मैं कैसे पहचानूंगा? दोनों की डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये पदार्थ है और इस पदार्थ का कहीं ना कहीं नाभिक जरूर होगा, ये भी पदार्थ है, इसका भी कहीं ना कहीं नाभिक होगा। और नाभिक किससे बनकर मिलकर बना होता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहां भी कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 पदार्थों को आपस में रगड़ूं तो आपको लगेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, बाई चांस। मैंने ये नहीं कहा कि केवल इसी का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि भाई मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां से इसमें चला गया। पहले इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये किसकी घटना है? हीलियम की। और यहां भी 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो आपको लगता है यहां एक इलेक्ट्रॉन घट नहीं जाएगा? तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय अब कई इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो घट करके 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय कई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, आपको एक चीज मिला कि ये तो देने वाला काम किया है ना, तो देने वाले को दाता कहते हैं, देने वाले को दाता। इंग्लिश में बोलते हैं डोनर, और डोनर सदैव होता है प्लस। डोनर क्या होता है? प्लस, मतलब दाता प्लस हो गया। अब ये बेचारा क्या किया है? ग्राही, ग्रहण किया है, लेने वाला है बेचारा, तो ग्राही है, और ग्राही सदैव कैसा होता है? माइनस। मतलब दाता डोनर मतलब प्लस, ग्राही इंग्लिश बोले तो एक्सेप्टर। रिसीवर मत कहिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। रिसीवर तो कंप्यूटर भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर लेने के बारे में एक्सेप्ट करना। जैसे रिसीव का मतलब तो होता कोई भी रिसीव कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब होता पदार्थ ने एक्सेप्ट किया, अपने पे स्वीकार करना, तो एक्सेप्टर है ये, मतलब ग्राही है, जो कि ऋणावेश है, और ये धनावेश है। लेकिन आपको यहां देखने को ये मिला होगा कि धनावेश के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जबकि पहले बराबर थे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। लेकिन बाद में जब ये घटना देखने को मिली तो उनको लगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घट गए, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ देखो 2 था तो 3 हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या देखने को मिली? तो आप कहोगे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी मिली है। और यहाँ पर क्या मिली सर? तो आप कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मिल गई है। क्या मिली है? अधिकता। तो यहां से तो एक चीज क्लियर है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो आप कह सकते हैं कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है उसे धनावेश कहते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाती है उसे ऋणावेश कहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बिल्ली की खाल ले लूं। क्या ले लूं? बिल्ली की खाल। और इस बिल्ली की खाल को हम रगड़ दे किससे? इस बिल्ली की खाल को रगड़ दे आबनूस की छड़ से। आपके किताब में आबनूस ना लिख करके एबोनाइट की रॉड लिखा होगा, एबोनाइट की छड़ इंग्लिश लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। फिर इसको भी इंग्लिश में कैट फर बोलते हैं, ठीक है? रब्डिंग द कैट फर एंड एबोनाइट रॉड, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी आप समझिए। पहले हिंदी समझ जाएंगे, इंग्लिश अपने आप आ जाएगा। बिल्ली की खाल को हम लोग आबनूस की छड़ से रगड़ते हैं, मतलब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं। तो जो बिल्ली की खाल है उसके रोमे होंगे ना, वो इस दरदरी वाले रॉड से, जैसे इस बिल्ली की खाल को रगड़े वैसे इसके जो बाल होंगे वो इसमें आकर चिपक जाएंगे। तो जब इसमें चिपक जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें आए कि नहीं आए? आए। तो जब ये वाले इसमें से इसमें चले आए तो ये वाला बिल्ली की खाल क्या हो गया? दाता हो गया। और दाता कैसा होता है? प्लस।
और ये बिल्ली की खाल क्या हुआ, और बिल्ली की खाल धनावेश हो गया, और जो एबोनाइट रॉड हुआ जो लिया है वो एक्सेप्ट किया है, तो ये माइनस हो गया। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि बिल्ली की खाल तथा एबोनाइट रॉड को रगड़ने पर कौन धनावेशित होता है, तो आप कहेंगे कि जब बिल्ली की खाल और एबोनाइट छड़ को आपस में रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल धनावेशित और आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली की खाल से जो बाल है, रोमे हैं, वो निकल कर एबोनाइट की रॉड पर चले जाते हैं। आगे चीज, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे रेशमी वस्त्र। क्या ले सकते हैं? रेशमी वस्त्र को जब हम लोग किसी कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो रेशमी वस्त्र से कहीं कांच के छड़, रेशमी वस्त्र के रोमे तो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि कांच का छड़ दरदरी नहीं होता, प्लेन होता है। आप लोग देखे होंगे मेले में भी मिलता है, तो कांच की छड़ कभी दरदरी नहीं होती है, प्लेन रहती है, क्योंकि उसका तल खुरदुरा नहीं रहता ज्यादा। तो खुरदुरा जब नहीं रहता तो वो आकर देने का काम तो करेगा ही नहीं, लेने का काम तो कर नहीं सकता, दे सकता वो ज्यादा कर सकता। रेशमी वस्त्र रगड़ेंगे तो उसका रोमा जो होता है चिपक जाता है, तो देने का काम किया कौन? छड़। तो छड़ क्या हो जाता है? धनावेशित। कौन सा छड़? कांच की छड़। कांच की छड़ धनावेशित, जबकि रेशमी वस्त्र ऋणावेशित हो जाता है। यही आपका है उदाहरण, आप ये भी ले सकते हैं। तो धनावेश ऋणावेश की परिभाषा हो गई, बनाकर लिख लीजिएगा जैसे मैंने बोला है, आप बैक करके उसी से लिख लीजिएगा अच्छे से। अपनी बनाई हुई नोट्स कभी नहीं आपको भूलेगी, जीवन भर आपका सपोर्ट करेगा। और नहीं समझ में 2-3 बार वीडियो को आगे पीछे आप करके देख सकते हैं। आगे आ जाएं, धनावेश और ऋणावेश के बाद आपका आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए इस पर हम बात करेंगे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इस पर। तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है, इसका मतलब ये हो गया, जहां संरक्षण आ जाए ये समझिए कि उसको कांस्टेंट करने की बात कर रहा है, उसको स्थिर करने की बात कर रहा है। मतलब क्या स्थिर? आवेश। आवेश को क्या कहते हैं? आप कहोगे चार्ज, मतलब क्यू। तो क्यू रेस्ट में रह जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब 0 हो जाए, मतलब ना तो ये बदले, जैसे 1 कूलाम अगर है तो एक ही कूलाम रहे, ना 2 कूलाम हो, ना 4 कूलाम हो, ना 8 कूलाम हो, ना 10 कूलाम हो। तो जब बराबर रहेगा तब तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करेगा ना। तो इसका मतलब ये कब नहीं होगा? ये तब तक नहीं होगा जब तक एक दूसरे को रगड़ा नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जिसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको स्वयं ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। अच्छा बताइए, आप छोटे से जब रहे होंगे तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े तोड़ करके आप ऐसे पेन को ले जाते तो नहीं खींचता था, लेकिन अगर बिना तेल लगे हुए बाल में ऐसे रब्ड कर देते थे तो घर्षण होने की वजह से खिंचाव बढ़ जाती थी, तो खींचने लगता था। क्यों? क्योंकि उसमें आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नियमों का पालन करने लग रहा था कि आवेश स्वयं नहीं उत्पन्न होता है। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां, या तो घर्षण द्वारा, या तो प्रेरण द्वारा, या तो चालन द्वारा। तो इन तीनों विधियों से ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे कि लिखेंगे इसके नियमानुसार, मतलब आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे आवेश का क्वांटीकरण। यह आपका गुणधर्म में आता है। ये अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आप बताएंगे गुण, या प्रॉपर्टीज इंग्लिश में बोले, या हिंदी में लक्षण, विशेषता, कुछ भी आप कह सकते हैं। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मार्कर है तो मार्कर कैसा है? मार्कर आपका अच्छा है, लिखने में सहायक है, तो ये सब इसके गुण हो गए। उसी प्रकार से आवेश के भी कुछ गुण हैं। तो आवेश जो होते हैं, ये आवेश, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें अपोजिट लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 पदार्थ आपके पास है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी है।
अब मान लो कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, पता चले इनसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जब दोनों को मैं रगड़ा, जैसे दो पदार्थ हैं, इसको रगड़ा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले जाए, तो अगर इसमें चले गए, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन चले जाए, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो ये सब क्या बता रहे हैं? कहोगे आवेश। क्या बता रहे हैं? आवेश। ये भी क्या बता रहे हैं? आवेश। तो ऐसे ऐसे हम लोग सोचे तो n इलेक्ट्रॉन तक भी तो जा सकते हैं, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कितना कहा गया है। तो Q बराबर क्या लिखेंगे? NE, जबकि Q क्या है? आवेश है, मतलब आवेश। कौन सा आवेश? वैद्युत आवेश। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका इंग्लिश में नाम है, पहला वर्ड N है इसलिए N लिखा। E का क्यों लिखा? क्योंकि ये नाम है इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको E लिखता हूं। जबकि E का मान फिक्स है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ये फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका तो ये क्वांटाइजेशन खुद ही कर रहा है। लेकिन इनका कहना ये है कि जब भी दो पदार्थों को मैं रगड़ूं तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जाए, या तो वो 2 जाए, या तो वो 3 जाए, या तो वो 4 जाए, लेकिन कभी ऐसा न देखने को मिले कि 1/2 इलेक्ट्रॉन चला गया, या 5/4 इलेक्ट्रॉन चला गया, या 1.67 इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर इस टाइप का चला गया तो वो आवेश का क्वांटीकरण नहीं हो सकता। सीधी भाषा में समझिए कि आवेश का क्वांटीकरण अगर आपको बताना है तो वह इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होना चाहिए, बटे में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणधर्म को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ऐसे ही लगातार अगर ढेर सारा प्यार हमें देते रहेंगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें और भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।